So we'll go ahead with next question. Question number 26. The maximum and minimum magnitude of the resultant of two given vectors are 17 and 7 unit respectively. If these two vectors are at right angles to each other, the magnitude of the resultant is. Again ये जो क्वेश्चन है ये ओरली सॉल्व होता है. पहले मैं आपको फुल फ्लेज मेथड बताता हूँ विच इज जस्ट 4-5 स्टेप्स, बट यू कैन सॉल्व दिस डायरेक्टली. आपको बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. तो मैं मान लेता हूँ कि एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, ए बार एंड बी बार. दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? एट दिस स्टेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को वेक्टर्स को आप इमेजिन कर पा रहे हो. तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट व्हेन दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, इफ दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट इज मैक्सिमम. तो मतलब क्या लिखोगे? ए प्लस बी. तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है? 17. करेक्ट, इक्वेशन नंबर 1. और दोनों का रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है? When they are in opposite direction. तो a minus b equals to 7. इन दोनों को ऐड कर दो तो 2a, a plus a 2a, b और b तो गया, इक्वल्स टू कितना? 24. तो a कितना आ जाएगा? 12. a कितना आ गया? 12. अगर a 12 आ गया तो b कितना आएगा? 5. तो a plus b इक्वल्स टू 17 है, तो b इक्वल्स टू 17 माइनस a है, मतलब 17 माइनस 12, दैट इज 5. a इज 12, b इज 5. अगर इन दोनों वेक्टर को मैं परपेंडिकुलर रख दूं, परपेंडिकुलर a और b को परपेंडिकुलर रख दूं, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा हाइपोटेन्यूज. क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज. तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 12 स्क्वायर इज 144 एंड 25 ना, 25. तो रूट ऑफ 169 मतलब कितना? 13. तो आंसर क्या आएगा? 13. ऑप्शन डी. गुड. अब यहाँ ध्यान दो, लिखना विखना बाद में. दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का तब होता है जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो. मतलब बेसिकली a प्लस बी 17, दो वेक्टर का एडिशन 17 है. और मिनिमम कब होता है? जब उनका डायरेक्शन अपोजिट हो. तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है? 7. ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका एडिशन 17 है और सब्ट्रैक्शन 7 है? 12 and 5. 12 plus 5 is 17 and 12 minus 5 7, राइट. और अगर इन दोनों को मैंने दो साइड्स बना दिए राइट एंगल ट्राइंगल के, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर का रूट, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 144, मतलब 169 का रूट. कितना आता है? तो क्वेश्चन सॉल्व क्या करना था? और डायरेक्ट है वो. ओके, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेक्टर सम है. ये सिर्फ सम नहीं है. सिर्फ सम बोला होता है तो डायरेक्टली तुम दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करते हो. वेक्टर सम बोला है मतलब ए बार प्लस बी बार. द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस. एक फोर्स को ए बार नाम दे दिया, दूसरे को बी बार नाम दे दिया, तो उनका वेक्टर सम मतलब ए बार प्लस बी बार इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस, मतलब ए बार माइनस बी बार. In that case, the forces are equal to each other in magnitude, are not equal to each other in magnitude, cannot be predicted, are equal to each other. Are equal to each other और are equal to each other in magnitude में difference है. When you say are equal to each other, मतलब आप बोल रहे हो magnitude and direction दोनों same है. लेकिन जब आप बोल रहे हो are equal to each other in magnitude, तो डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है. तो दो वेक्टर थे ए बार एंड बी बार, उनका वेक्टर सम. तो ए बार और बी बार का वेक्टर सम और ए बार और बी बार का वेक्टर डिफरेंस, ये दोनों एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार दे आर परपेंडिकुलर टू
each other. When two vectors are perpendicular to each other, which product is zero? Dot product. Dot product is zero. मतलब ये दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर लेता हूं मैं, तो a बार प्लस b बार डॉट a बार माइनस b बार इक्वल टू क्या आएगा? जीरो. a बार डॉट a बार, याद है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव. हाँ, तो फिर a बार डॉट a बार माइनस a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट a बार minus b bar dot b bar equals to 0. Do you remember self dot product? A bar dot a bar is a square minus a bar dot b bar. Do you remember commutative law? याद है क्या? b bar dot a bar is equals to a bar dot b bar. तो वेक्टर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. तो b bar dot a bar को कैसा लिख लिया मैंने? a bar dot b bar. b bar dot b bar is b square माइनस a bar डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार कैंसिल हो गया, तो क्या आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर. रूट लेता हूँ अगर, तो ए इक्वल्स टू बी. तो यहाँ पे ए बार इक्वल्स टू बी बार आया क्या? नहीं, ए इक्वल टू बी. मतलब दोनों वेक्टर्स इक्वल है, किसी मैग्नीट्यूड इक्वल है. तो ऑप्शन क्या आएगा? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हो गया. इफ टू वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस लैम्डा k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी. तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं. एक को a बार बोल देता हूं मैं. ए बार क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप. दूसरे को b बार बोल देता हूँ, दैट इज माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस लैम्डा k कैप. ये दोनों वेक्टर्स क्या है? पैरेलल टू ईच अदर. अगर आपको याद होगा, इफ a बार इज पैरेलल टू b बार, देन यू रिमेंबर समथिंग. हमने ax अपॉन bx, वेरी गुड, इक्वल्स टू ay अपॉन by इक्वल्स टू az अपॉन bz. सही है, गुड. अब व्हाट इज ax? 2 और bx माइनस 4. व्हाट इज ay? 3 और ये व्हाट इज az? माइनस 1 और ये माइनस लैम्डा. तो यू सी, ये भी 1 बाई माइनस 2 आएगा, ये भी 1 बाई माइनस 2 आएगा. डजंट मैटर. तो एक काम करो, कोई भी एक यूज कर लो. तो 1 बाई माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया. तो लैम्डा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? माइनस 2. क्या आनी चाहिए? माइनस 2. अभी आंसर में तो माइनस 2 नहीं है. तो माइनस 2 नहीं है, तो या तो आंसर में माइनस साइन आना चाहिए था. अगर आंसर में माइनस नहीं आया है, तो इधर प्लस होना चाहिए था. उधर प्लस होने से क्या होगा? Look, if I put a plus here, this will become plus. बराबर. तो माइनस 1 बाई लैम्डा इज, है ना, क्योंकि माइनस n आएगा, तो फिर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? +2. क्या हो जाएगी? +2. तो एक काम करते हैं, हम यही करेक्शन कर लेते हैं. तो इसको प्लस लिख देते हैं, प्लस. तो विथ करेक्शन यू हैव ऑप्शन बी. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा. ये क्यों नहीं हो पाएगा? डायग्राम मिसिंग है. इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू x एक्सिस. एक पार्टिकल है विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू x एक्सिस. x एक्सिस को पैरेलल जा रहा है. जब पार्टिकल x एक्सिस को पैरेलल जाए, तो उसके वेलोसिटी में एक ही कंपोनेंट होता है, i कैप. कौन सा? क्योंकि इट इज मूविंग ओनली पैरेलल टू x एक्सिस, राइट. इन xy प्लेन एज शोन इन फिगर. अभी फिगर तो मिसिंग है, तो ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम में. इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट एनी टाइम t विल बी.
तो एंगुलर मोमेंटम पूछा है आपको। तो बेसिकली डायग्राम में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि ऐसा बोला है आपको क्वेश्चन में कि पार्टिकल कौन से प्लेन में मूव हो रहा है, एक्स वाई। कौन से प्लेन में, एक्स वाई। जब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव हो तो मैंने बताया था उसके पोजीशन वेक्टर में दो ही कंपोनेंट्स होंगे, आई कैप और जे कैप, क्योंकि इट इज नॉट मूविंग इन 3D। तो तीसरा कंपोनेंट गायब होगा। कौन सा गायब है, के कैप। के कैप नहीं आएगा, जेड कंपोनेंट नहीं आएगा। अगर एक्स जेड प्लेन में मूव हो रहा होता तो कौन से दो कंपोनेंट आते, एक्स जेड, आई कैप एंड के कैप। इसका मतलब तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। तो डायग्राम नहीं भी दिया है तो भी सॉल्व होता है, बट आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम एनीवेज। ये पार्टिकल है, पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू विच एक्सिस, तो ये उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। दिस इज वेलोसिटी v बार, और v बार आएगा v i कैप, क्योंकि इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड पैरेलल टू x एक्सिस मतलब i कैप। देन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको मैं बोल दूंगा r बार। क्या बोलूंगा इसको, आपको याद है क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्मली पोजीशन वेक्टर को तुम किससे डिनोट करते हो, r बार से। किससे, अब r बार ये नॉर्मली होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लेकिन आपका मोशन 2D है, एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड कंपोनेंट आएगा क्या, नहीं। ओके, बराबर यहाँ तक। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वी आई कैप, वी आई कैप। समझा यहाँ तक, ये डायग्राम में हो गया, डायग्राम इतना ही डायग्राम है, डन। हाँ, सिर्फ डायग्राम में एक्स्ट्रा चीज क्या दी है जो यहाँ मैंने बताई नहीं, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बताया है b। कितना डिस्टेंस है ये, b। देखो आंसर में b दिख रहा है कहीं पे, यस, है ना, b b। तो ये जो b है वो इट इज y कोऑर्डिनेट, बस इतना ही है। b मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट, y। अब x के लिए भी दिया होगा, चेक कर लेता हूँ। नहीं, x के लिए कुछ नहीं बोला, बस इतना ही है, y इज b, डन। यहाँ तक क्लियर, पक्का। particle is moving to parallel to which axis, that is why velocity is v I cap। अगर along ऐसा बोला होता particle is moving parallel to y axis तो क्या लिखते, v j cap के, और z axis v k cap, ठीक। और particle is moving in x y plane तो दो ही coordinates आएंगे, कौन से, x and y, डन डन, वेरी गुड। डू यू रिमेंबर व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, r बार क्रॉस p बार। ये भी आपका स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मेंशन था। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय l बार इक्वल्स टू r बार क्रॉस p बार, वेयर p बार इज लीनियर मोमेंटम। p बार क्या होता है, आपको याद है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, बराबर। और वेलोसिटी क्या है, v i कैप, तो ये क्या हो गया, mv i कैप, करेक्ट, गुड। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, याद है क्या, याद है, याद है, आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद जो पहला लेटर तुमने लिखा, पहला वेक्टर लिखा, उसका एक्स वाई और जेड कंपोनेंट। तो आर का एक्स कंपोनेंट इज एक्स, वाई कंपोनेंट इज वाई, और जेड कंपोनेंट, जेड की वैल्यू 0 है वो लिख देंगे बाद में हम लोग। मोमेंटम पी का एक्स कंपोनेंट पी एक्स पी वाई और पी जेड, ये जनरल डिटर्मिनेंट का फॉर्म है फॉर एंगुलर मोमेंटम, जनरल है, जनरल। हमेशा ऐसा ही होगा, वैसा नहीं होता है। आई कैप जे कैप और के कैप, आर एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट, है ना, क्या है एक्स कंपोनेंट, एक्स, वाई और 0। क्यों 0, हाँ क्यों 0, क्योंकि जेड इज, क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग इन विच एक्स वाई प्लेन। वेरी गुड, यहाँ तक पक्का, श्योर। लेकिन इफ यू लुक एट द डायग्राम, y की वैल्यू कितनी है, b है, कितनी है, याद रखना, ये x होता है, ये y होता है, तो y की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, b। x के बारे में कुछ नहीं बोला तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो, लीव इट, गुड, पक्का। एक काम और करता हूँ, बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, फिलहाल y लिखता हूँ, आखिरी में देखते हैं। px py bz, px py और pz, पता है आपको py और pz तो 0 है, py और pz क्या है, 0 है। क्यों 0 है, वेलोसिटी में एक ही कंपोनेंट है, कौन सा, मतलब x कंपोनेंट। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में एक कंपोनेंट, तो मोमेंटम में भी
और मोमेंटम में कितने कंपोनेंट आएंगे फिर? ओनली आई कैप, मतलब पी एक्स। पी वाई पी जेड आएगा क्या? आएगा क्या? तो फिर लिख क्यों रहे हो? 0 0 लिख दो। सही है? पक्का? श्योर श्योर 100%? बराबर। आपको याद है मैंने बताया था जिसके नीचे 2 0 हो आंसर में वही आता है के कैप। के कैप ही आंसर में आएगा, तो ऑप्शन ए आएगा या फिर ऑप्शन बी आएगा। जिसके नीचे दोनों 0 हो वही आंसर में आता है। और सॉल्व कैसे करते हो इसको? कैसे सॉल्व करते हो याद है आपको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई कैप, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्या आएगा? क्या आएगा? 0। तो मैं लिख नहीं रहा। माइनस जे कैप, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो लिख नहीं रहा। प्लस के कैप, प्लस के कैप, के कैप, इन दोनों को मल्टीप्लाई 0, माइनस माइनस पी एक्स वाई, आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सी बी। वाई क्यों पता है? क्योंकि माइनस है इसके लिए। वेरी गुड, चलो ठीक है, समझ में आ गया, गुड। तो के कैप माइनस के साथ आएगा पी एक्स। व्हाट इज पी एक्स? एम वी, एम वी इंटू वाई। व्हाट इज वाई? बी। तो माइनस एम वी बी के कैप, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये मेथड भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करना नहीं है हमको। तो एज यू नो वी कैन ऑफ कोर्स ऑलवेज मेक सम ट्रिक्स। तो फिर हम यहाँ पे भी एक ट्रिक बना ही लेते हैं। एल बार इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार, मतलब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा मैं तो आई कैप जे कैप के कैप। पहला वेक्टर कौन सा है? आर, उसका एक्स कंपोनेंट, उसका वाई कंपोनेंट, उसका जेड कंपोनेंट। आपको इसको आर एक्स आर वाई आर जेड लिखना तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पी एक्स पी वाई और पी जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर श्योर क्लियर? अब जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कम से कम एक चीज बहुत क्लियर हो गई, क्या? कि पोजीशन वेक्टर में, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में था, तो पोजीशन वेक्टर में कम से कम पोजीशन वेक्टर में जेड कंपोनेंट है क्या? नहीं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में था। और वेलोसिटी किसको पैरेलल है? एक्स एक्सिस को, मतलब वेलोसिटी में भी जेड कंपोनेंट होगा क्या? नहीं। तो कम से कम उन दोनों में जेड कंपोनेंट नहीं है, दोनों में जेड कंपोनेंट नहीं है, तो ये 0 और ये भी 0। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि के कैप आने ही वाला है आंसर में, हो ना क्लियर? हाँ, यहाँ कौन था? एक्स वाई, यहाँ पे क्या लिखा? पी एक्स पी वाई। फिलहाल मुझे पता है पी वाई 0 होगा बाद में, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि कम से कम जेड कंपोनेंट दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डायरेक्ट उठाना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। किया गया मल्टीप्लाई, क्या आया? एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स आ गया। अभी मैं ट्रिक देने वाला हूँ। ट्रिक ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होता है। व्हेन यू नो कि मिनिमम मिनिमम जेड कंपोनेंट नहीं है, तो जेड कंपोनेंट नहीं है तो के कैप को बाहर लिखो। अंदर कौन लिखोगे? एक्स वाई और वाई एक्स, एक्स वाई और एक्स वाई और, सही है। उसमें से पी वाई भी क्या था? 0। पी वाई भी क्या था? 0। तो ये क्या हो गया? 0। तो बचा कौन? ये 0 हो गया, तो कौन बचा? 0 माइनस वाई पी एक्स। पी एक्स क्या होता है? पी एक्स क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, मतलब ये आ जाएगा आपका माइनस वाई एम वी एक्स, है ना? y की वैल्यू b थी और ऑफ कोर्स k क्या है ही, y की वैल्यू b थी, ये मास है, और vx कितना है? b है, तो आ गया बराबर। सिमिलरली अगर j के नीचे दोनों जीरो होते, j के नीचे दोनों जीरो होते तो पता क्या आता? x पी जेड माइनस जेड पी एक्स, और i के नीचे दोनों जीरो होते तो तुम वर्कआउट करो। तो ये ट्रिक था, डन। गुड। अभी मैंने जैसे बताया कि के कैप के नीचे दोनों जीरो, तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, याद है क्या? साइक्लिक, साइक्लिक याद है? तो बस साइक्लिक ही तो करना है, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे जेड और के कैप की जगह पे आई कैप।
साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है ये सारे। एक्स के यहाँ पे क्या डालोगे, वाई, वाई के पे क्या डालोगे, जेड, और जेड के यहाँ पे क्या डालोगे, एक्स। आई कैप की जगह पे क्या लिखोगे, जे कैप, जे के पे क्या लिखोगे, के कैप, के पे क्या लिखोगे। हम बस वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो के यहाँ पे आई तो एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, और आई के यहाँ पे जे तो वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। डन। तो ये था ट्रिक, विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, द वेक्टर p bar इक्वल्स टू आई कैप, a I cap plus a j cap plus 3k cap and q bar equals to a I cap minus 2 j cap minus k cap are perpendicular to each other. The positive value of a is, देखो जब ये पॉजिटिव वैल्यू बोला हो ना, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक बाय द वे, स्क्वायर वाला इक्वेशन। तो जब तुम स्क्वायर वाला इक्वेशन आता है उसमें जब तुम रूट लेते हो तो दो वैल्यू मिलती है ना। अगर मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, प्लस माइनस 2, राइट। तो जब ऐसा पूछा हो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, तो हिंट नंबर 1 कि ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। तो p वेक्टर क्या है, ए आई कैप प्लस क्या है, ए जे कैप प्लस 3k कैप, और q वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या है। तो इसके बाद क्या करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। ऐसा मुझे को थोड़ा सा सुर लगाने पड़ते हैं, सो दैट यू रिमेंबर व्हाट इज पी बार डॉट क्यू बार, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। और मुझे पता है कि आई डोंट रियली सिंग वेरी गुड, फिर तुम लोग सहन कर रहे हो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। ओके, तो ये आ गया, व्हाट इज पी एक्स का वैल्यू ए, क्यू एक्स का वैल्यू ए, पी वाई का वैल्यू ए, क्यू वाई का वैल्यू, पी जेड का वैल्यू और क्यू जेड का वैल्यू। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या हो गया, बन गया क्या क्वाड्रेटिक, यस। तो कैन यू फैक्टराइज, हाँ अच्छा बताओ फैक्टर्स, -3 + 1, तो ए स्क्वायर -3a प्लस a -3 इक्वल्स टू 0, a कॉमन a -3, पहले दो टर्म का काम हो गया, इसमें से 1 कॉमन a -3 इक्वल्स टू 0। अब a -3 कॉमन निकालो दोनों में से, a -3 a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, which means either a -3 is 0 और a plus 1 is 0, which means a की वैल्यू या तो 3 है या फिर -1 है, और आपको पूछा है पॉजिटिव वैल्यू, तो a का वैल्यू 3 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वैसे बाय द वे नॉट ऑलवेज यू आर सपोज टू सॉल्व दिस, पर देखो वो होता है हर बार तुमको सॉल्व कर भी नहीं सकते, कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाते हैं, फिर क्या करना, चलो ठीक है मुझे सॉल्व नहीं करना, आई एम अ लेजी गाय, एक काम करो, ए की वैल्यू उठाओ, पहली वैल्यू क्या है 3, पुट 3, व्हाट इज 3 स्क्वायर 9 -6 -3, 9 - 9 0, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, आ गया आंसर, खत्म, गुड, डन। अगला क्वेश्चन, कभी कभी, हाँ इस केस में तो क्या इजी फैक्टर्स थे, कभी कभी जब फैक्टरेशन नहीं होता है तो फिर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2a, तो उस केस में जहाँ लग रहा होगा कि फैक्टर्स इजीली नहीं होंगे तो ऑप्शन उठाना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है क्या, हो गया तो आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अब आपको याद है एक क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर 10 था, आई डोंट रिमेम्बर, 12 था, डेरिवेटिव्स लिए थे हमने, डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन, डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन याद है, उसमें मैंने आपको बताया था फिर हेराफेरी मॉडल, कॉस का साइन बन जाए, साइन का कॉस बन जाए, सिर्फ एक नेगेटिव हो जाए दोनों में से, कॉस का साइन, साइन का कॉस, सिर्फ एक नेगेटिव हो गया दोनों में से, एक नेगेटिव हो गया,
तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, याद है क्या? नहीं याद है, चलो रिपीट कर लेंगे। यहाँ ध्यान दो, अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ बार। एक पार्टिकल पे तुमने फोर्स लगा दिया एफ बार, और उस फोर्स की वजह से वो कहाँ मूव होने लग गया? एक्स वाई प्लेन में। सच दैट द वैल्यू ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम पी बार एट एनी टाइम टी इज, तो लीनियर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है 2 cos t और वाई कंपोनेंट है 2 sin t। द एंगल बिटवीन एफ बार एंड पी बार एट अ गिवन टाइम t विल बी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, लुक आपको क्या दिया है, ये क्या है? लीनियर मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट? x, और ये कौन है? तुमको पता है ना कि कोई भी वेक्टर को तुम ऐसा ऐसा लिखते हो, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, पता है ना ऐसा? वेरी गुड। तो वैसे ही अगर मेरे पास एक फोर्स होता तो मैं क्या लिखता? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, लिखता ना ऐसा? और अगर दो वेक्टर्स में एंगल चाहिए, क्या चाहिए? तो क्या यूज करते हो? डॉट प्रोडक्ट। क्या यूज करते हो? अच्छा, एफ बार डॉट पी बार इक्वल्स टू एफ पी कॉस ऑफ थीटा, ऐसा ही करते हैं कि नहीं? हाँ, तो फिर कॉस थीटा क्या आ जाए? एफ बार डॉट पी बार अपॉन एफ पी। लेकिन एफ बार डॉट पी बार क्या होता है? एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी। वो कैसे फाइंड करते हो? अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस, वो बात सब सही है, बिल्कुल सही है। तुमको दिया क्या क्या है वो बताओ। पी एक्स की वैल्यू दी है, कितनी है? 2 cos t, और पी वाई की वैल्यू कितनी है? 2 sin t, सही है, बराबर। क्वेश्चन सॉल्व होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पता है, जब तक तुमको एफ एक्स और एफ वाई नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या? ये होगा क्या? नहीं। तो फिर पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? वेरी गुड, एफ एक्स एंड एफ वाई। अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार फिजिक्स कहाँ है, तो मैथ से चल रहा है, अभी आया ना फिजिक्स, बीच बीच में फिजिक्स आता है। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी पार्टिकल और एनी पार्टिकल, if it is in a state of rest or in a state of uniform motion, it will remain so unless and until an external unbalanced force is applied to it. अगर एक पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मतलब यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो वैसा ही मोशन परफॉर्म करता रहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई किया तब तक, है ना? Any particle will remain in a state of rest or in a state of uniform motion unless an external unbalanced force is applied onto it. बराबर। तो जब तक मैं एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाता हूँ, उस पार्टिकल का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा क्या? नहीं। अब लगा दिया उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया, वो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, force is derivative of momentum with respect to time. Force is derivative of with respect to time, right? ये सेकेंड लॉ है जिसको तुम F इक्वल टू एम ए लिखते हो ना? फोर्स इक्वल टू लिखा है ना, मास इनटू, हाँ वो यहीं से आता है। वो कैसे आता है चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यू नो व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज होता है क्या? नहीं। वो रेस्ट पे रहे या मूव, मास चेंज होगा क्या? नहीं। मास चेंज होता है स्पेशल केस में, वो बाद में देखेंगे हम। तो मास कौन है? कांस्टेंट। कौन है? कौन है? और मैंने बताया था कांस्टेंट हमेशा हमेशा बाहर, तो बाहर बाहर। ओके, व्हाट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो ये कौन है? एक्सेलरेशन। तो क्या बन गया? मास इनटू, हाँ, तो F इक्वल टू एम इंटू ए, वो ऐसा आता है। मतलब फोर्स का ओरिजिनल डेफिनेशन m इंटू ए है ही नहीं, वो कौन है? dp बाई dt, dp बाई, पक्का श्योर? मोमेंटम के कितने कंपोनेंट्स थे?
दो। तो फोर्स के भी कितने कंपोनेंट्स आएंगे? दो। तो फोर्स के भी दो कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे हमको। एक होगा एफ एक्स, एक होगा एफ वाई। तो अगर एफ डेरिवेटिव है पी का विथ टाइम, तो एफ एक्स भी डेरिवेटिव है पी एक्स का विथ टाइम। और एफ वाई भी क्या लिखोगे? डी पी वाई बाय डी टी, डी पी वाई बाय डी टी। तो एफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स। व्हाट इज पी एक्स? 2 cos t, 2 cos t। और व्हाट इज पी वाई? 2 sin t, 2 sin t बराबर। 2 तो नंबर है, नंबर कांस्टेंट होता है कि नहीं? हाँ कि ना? तो बाहर आया क्या? यस। डेरिवेटिव ऑफ cos t होता है माइनस sin t। क्या होता है? माइनस sin t। ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे आगे, अभी अगले हफ्ते में। पर फिलहाल अभी याद रख लो, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin। और यहाँ पे भी 2 क्या आ गया? बाहर। क्या आ गया? बाहर। sin का डेरिवेटिव होता है cos t। क्या होता है? तो अभी वापस एक बार ध्यान दो, px मतलब कौन था? 2 cos t। py कौन था? 2 sin t। डेरिवेटिव लेने के बाद फोर्स मिल गया, fx कितना आया? माइनस 2 sin t। और fy कितना आया? 2 cos t। देख रहे हो क्या? देख रहे हो ये? यहाँ पे cos था, यहाँ cos आ गया, मतलब x कंपोनेंट cos था, अभी y कंपोनेंट cos बन गया। और y कंपोनेंट कौन था? sin। और वो कौन बन गया? अभी x कंपोनेंट बन गया। कौन बन गया? लेकिन एक माइनस के साथ आया। माइनस के साथ आया ना? आया कि नहीं आया? तो मैंने बताया था cos sin बन जाए, cos sin बन जाए और sin cos बन जाए, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक, दोनों पॉजिटिव थे कि नहीं? और नेगेटिव कितने हो गए? तो डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आता है। क्या आता है? और जब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, क्या हो? तो दो वेक्टर्स कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? हाँ, तो फिर एंगल 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? एंगल इज 90। फिर भी मैं सॉल्व करके दूंगा, उसकी चिंता मत करो, सॉल्व तो करेंगे। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला था ना हमारे पास, क्या था? क्या है कॉस थीटा? एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई अपॉन एफ इंटू पी। इसको बाद में सॉल्व करना, क्योंकि ये तो जीरो नहीं है। फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो है क्या? नहीं। पी का है क्या? नहीं। तो लेकिन न्यूमरेटर जीरो हो गया तो पूरा नंबर जीरो होता है क्या? यस। तो फिर पहले तुम एक काम करो, एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई फाइंड कर लो। व्हाट इज एफ एक्स? कितना है एफ एक्स? एफ एक्स minus 2 sin t. What is px? 2 cos t. What is fy? 2 cos t. What is py? 2 sin t. 2 into 2 4 minus 4 sin t cos t plus 4 sin t cos t कितना हो गया? जीरो हो गया। जीरो हो गया ना? हाँ, ये जीरो होना मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होना? जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो होना मतलब एफ बार एंड पी बार आर, और ये दोनों परपेंडिकुलर होने का मतलब पता है क्या होता है? एंगल इज 90। एंगल इज 90। और तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ये सारे स्टेप्स नहीं करने होते हैं, नहीं करने होते हैं। 1 2 3 4, तो सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स गिन दो, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स 4। अभी ये तो ठीक है, अभी आपने लिख ही लिया होगा। लिखा क्या? बाकी है। बाकी थोड़ा फास्ट 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 फास्ट, थोड़ा नहीं बहुत फास्ट। गुड। डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया ना? डॉट प्रोडक्ट जीरो आना मतलब एंगल इज 90। अभी ध्यान दो यहाँ पे, एक नंबर ऑफ स्टेप्स, कम से कम 10 स्टेप दिख रहे हैं, नहीं करना होता है। सिर्फ बेसिक्स थोड़ा सा पता होगा, बेसिक्स मैथ्स एंड बेसिक फिजिक्स। आपको मोमेंटम का एक्स और वाई कंपोनेंट दिया था, मोमेंटम का एक्स और वाई कंपोनेंट बराबर। आपको पूछा है कि फोर्स और मोमेंटम में एंगल कितना है। क्या पूछा है? फोर्स और मोमेंटम में एंगल कितना है। मोमेंटम दिया है, फोर्स पूछा है, तो मोमेंटम का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? डेरिवेटिव। अब याद रखना, तुमको पी एक्स दिया है, पी वाई दिया है, तुमको एफ एक्स और एफ वाई चाहिए।
एफ एक्स ये पी एक्स के डेरिवेटिव से आएगा और एफ वाई ये पी वाई के डेरिवेटिव से आएगा, आएगा ना ऐसा। और उसमें पी एक्स में कॉस था और पी वाई में साइन था। पी एक्स में क्या था, पी वाई में क्या था, वेरी गुड। जब कॉस का डेरिवेटिव लेते हो तो माइनस साइन बनता है और साइन का लेते हो तो प्लस कॉस बनता है। तो कॉस साइन का माइनस साइन कॉस हो गया, कॉस साइन का क्या हो गया, माइनस साइन कॉस। हुआ ना ऐसा, दोनों में से एक ही नेगेटिव हुआ कि नहीं, हुआ ना। और ये ऐसा जब होता है तो दोनों वेक्टर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब आंसर आ गया था, तुमने जैसे पढ़ा एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम में कॉस है तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट में माइनस साइन होगा, क्या होगा, माइनस साइन। और इधर साइन है तो वहां पे आएगा प्लस कॉस, तो कॉस का माइनस साइन बन गया, साइन का प्लस कॉस बन गया। तो ऐसे केसेस में डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। तो एंगल कितना होता है, तो सॉल्व ही नहीं करना था, बट उस स्टेज तक आने के लिए प्रैक्टिस बहुत लगती है। चलो ठीक है, आ जाओगे उस स्टेज पे भी, यू विल बिकम सो फास्ट, क्वेश्चन पढ़ा आंसर आया, होगा। नॉट फॉर ऑल द क्वेश्चन तो बोलोगे हर क्वेश्चन के लिए, वो हर क्वेश्चन के लिए नहीं होता। द एंगल बिटवीन, एंगल मतलब कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर है, एक है 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, दूसरा है 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। तो एक काम करता हूँ, इस वेक्टर को a बार नाम दे देता हूँ और इस वेक्टर को b बार नाम दे देता हूँ। और आपको a बार और b बार में एंगल पूछा है, तो एंगल पूछा है तो क्या करते हैं, a बार डॉट b बार इक्वल्स टू ab cos थीटा। अब ये सब लिखना मैं बंद करने वाला हूँ, क्यों बताता हूँ। व्हाट इज a बार डॉट b बार, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, राइट। ये a बार डॉट b बार आ गया इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन ए बी, और a क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और ये क्या होता है, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। इसका मतलब अगले बार से मैं ये सब लिखने ही नहीं वाला, मैं सीधा यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी आपको याद होना चाहिए, और हो सकता है कि शायद मैं ये भी नहीं लिखूं। क्यों, मैंने बोला कि डिनोमिनेटर तो कभी जीरो होता ही नहीं है अगर एंगल फाइंड करना है तो जीरो कौन हो सकता है, न्यूमरेटर में ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, उधर ही देख लो, 6 इंटू 7 42, कितना 42, 6 इंटू 4 24, 42 और 24 66, माइनस 3 प्लस 4 मतलब माइनस 12 54, कितना आ गया, जीरो तो नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ ना, गुड। जीरो नहीं हो तो सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर जीरो हो जाता तो दो टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना आता 90। तो यहाँ पे जीरो तो नहीं होने वाला है, तो सॉल्व करो। cos थीटा इक्वल्स टू ax bx, अभी सॉल्व किया तुमने, अभी किया, 6 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 4 प्लस माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4। ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखे है ये x कंपोनेंट है, और ब्रैकेट के अंदर लिखे है वो कौन है, गलत हो गया ना। जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हैं वो a के कंपोनेंट्स है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं वो b के कंपोनेंट्स है। मैं जानबूझ के वर्ड्स में घुमाऊंगा। तो बाहर वाले कौन है, a के कंपोनेंट्स, अंदर लिखे वो कौन है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, टाइम बचता है ना अपना, 6 स्क्वायर एंड माइनस 3 का स्क्वायर। नहीं तो वापस क्वेश्चन में जाके देखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, अरे इधर ही लिखा है वैसा, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया। देखो वही है, 7 4 4 6 6 माइनस 3 6 6 माइनस 3 7 4 4, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये तो तुमने अभी कैलकुलेट किया, 42 24 66 में से 12 गए, कितना हो गया 54, 6 स्क्वायर 36 36 72 72 और 9 रूट ऑफ 81 है ना ऐसा, 36 36 72 और 9 81 अंडर रूट 7 स्क्वायर 49 49 में 16 ऐड कर दो, 55 में 16 ऐड कर दो 81, रूट 81 मतलब 9 इंटू 9 है कि नहीं, यस पक्का श्योर यू नो 1 एंड 6 यस।
So you know this is 2s and 3s are. So of course you know that cos theta is 2 by 3. So theta equals to cos inverse of 2 by 3. ऐसा आना चाहिए, नहीं है क्या? नहीं है, नहीं तो कहाँ गलती हुई? कहीं नहीं हुई। आंसर में साइन भी दिख रहा है, तो कॉस नहीं आ रहा तो साइन चेक कर लो अब, है ना? तो गलती नहीं हुई, दिस इज करेक्ट। लेकिन ऑप्शन में दो साइन इनवर्स थे, दो कॉस इनवर्स थे, तो कॉस इनवर्स को चेक कर लिया तो मैं नहीं आया, तो साइन कर लो। वो कैसे करोगे? तुम्हारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई? अब इसके आगे दो दो मेथड है, दो मेथड है, वो दोनों भी पता होने चाहिए। तो इसके बाद, इस स्टेप के बाद, डू यू रिमेंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस व्हाट इज कॉस थीटा? 2 by 3 उसका स्क्वायर 4 by 9। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इज 5, 5 by 9। तो साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 by 3, क्योंकि 5 का रूट इज रूट 5 और 9 का इज 3, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ रूट 5 by 3। साइन इनवर्स ऑफ रूट 5 by 3, ऑप्शन नंबर डी। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं यूज करना था तो कुछ और भी कर सकते थे। कुछ और क्या कर सकते थे? कुछ और के लिए ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए फिर। चलो ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ध्यान दो यहाँ पे। टेक एनी एंगल थीटा एज यू वांट, 90 डिग्री छोड़ के। तुम्हारे पास cos थीटा का वैल्यू था 2 by 3, क्या था? व्हाट इज cos बाय डेफिनेशन? विच साइड बाय विच साइड? एडजेसेंट बाय, तो 2 by 3 मतलब 2 इज एडजेसेंट एंड 3 इज, तो व्हाट इज द अदर साइड? 5 नहीं आएगा। चलो इसको फिलहाल मैं y बोल देता हूँ। बताओ 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस, तो व्हाट इज y स्क्वायर? 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 मतलब 5, 5 का रूट तो कितना? अंडर रूट 5। तुमने 5 बोला, 5 नहीं आएगा, रूट 5 आएगा। क्या आएगा वो? क्या आएगा वो? रूट 5 आ गया, आ गया पक्का। यू हैव टू बी सो फास्ट। 2 और 3 दिखा ना कॉस में, 2 इज एडजेसेंट, 3 इज हाइपोटेन्यूज, 2 एडजेसेंट 3 हाइपोटेन्यूज, तो वो वाला रूट 5 आता है। हाँ, अगर मैंने ऐसा बोला होता, ऐसा इधर 3 लिखा होता तो अलग चीज थी। तो क्या लिखते हैं? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अरे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 प्लस 9 रूट 14, क्या होता वो? हाँ, तो रूट हर जगह पे 5 क्यों लगा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा मेरे को। 5 5 5 नॉट 5 5 5। सही है यहाँ तक? व्हाट इज साइन थीटा? विच साइड विच साइड? अपोजिट अपॉन, व्हाट इज अपोजिट हियर? व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? व्हाट इज साइन थीटा? रूट 5 by 3, तो वही तो आया था इधर। हाँ गुड, तो वैसा भी कर सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन। तो व्हेन यू एंजॉय सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, आई आल्सो एंजॉय टीचिंग। लेकिन जब तुम गड़बड़ करते हो, आई डोंट रियली एंजॉय इट, तो फिर मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट हुआ तो तुम लोगों को बातें छोड़ो, हंसना भी मुश्किल हो जाएगा इधर। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बट डू नॉट क्रिएट केओस। गड़बड़ नहीं, गड़बड़ बिल्कुल नहीं। और तुम डिस्कशन किस चीज़ का करते समझ में नहीं आता। एग्जाम में जॉइंट अकाउंट चलता है क्या? नहीं चलता ना, इंडिविजुअल खोलना पड़ता है ना, वहाँ पे फैमिली अकाउंट भी नहीं होता। करेक्ट, तो फिर डिस्कशन क्लास में नहीं, बड़े आगे पक्का। तो होपफुली इट इज क्लियर कि मैं सिंपल सी भाषा में ये बोल रहा हूँ कि बातें मत करो, काम पे ध्यान दो। इफ, ये मॉड इंपॉर्टेंट है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू रूट 3 ए बार डॉट बी बार, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा घुमा के पूछा है क्वेश्चन, सिंपल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर है तो राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे स्केलर है तो राइट हैंड साइड पे भी स्केलर होना चाहिए। जैसे ही तुमने ये रीड किया, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू रूट 3
ए बार डॉट बी बार। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो गड़बड़ नहीं होने के लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स फंडामेंटल्स। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर, तो राइट साइड पे भी स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट भी क्या होता है, स्केलर, बराबर। अब इसको रखते हैं थोड़ा साइड में, इसको बाद में यूज करेंगे। हमको क्या पूछा है पता है, क्या पूछा है, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बार प्लस बी बार। अगर मैं दो वेक्टर ए बार और बी बार को ऐड करता हूँ तो नया वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट। क्या होता है, रिजल्टेंट। मतलब तुमको घुमा घुमा के सीधा नहीं पूछा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, आपको बोला नहीं ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड बताओ। अगर पूछा होता कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो तुम क्या लिखते, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। अब प्रॉब्लम यह है कि हमको आदत पड़ गई स्क्वायर रूट लिखने की, तो स्क्वायर रूट लिखने की अगर आदत नहीं होती तो ऑप्शन देख के भी थोड़ा सा समझ में आ जाता कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन रेस टू हाफ, रेस टू हाफ और रेस टू हाफ। मतलब बेसिकली आपको ए बार और बी बार के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा था। क्या पूछा था, पूछा था ना ऐसा, वेरी गुड। तो फिर ये कंडीशन क्यों दिया, ये ऐसा क्यों बोला कि मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू √3 ए बार डॉट बी बार। क्यों, तुमको इसमें कहीं पे भी कॉस थीटा दिख रहा है क्या, नहीं, हाँ तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, यस। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये बताया है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास। ओके गुड। डू यू रिमेंबर व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड, और एक क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन नहीं यार, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इक्वल टू √3 ए बार डॉट बी बार कौन होता है, ए बी, वेरी गुड वेरी गुड, ए बी कैंसर। अब साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ गया, √3। मतलब टैन थीटा कितना आ गया, √3। टैन थीटा की वैल्यू √3 कौन से एंगल पे होती है, 60 पे होती है ना, पक्का, श्योर श्योर, गुड। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अभी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा पता है, मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, वो मत, इसका मत टेंशन लो, यू विल डू डायरेक्ट आंसर टू दिस। 2ab, व्हाट इज cos of 60, cos of 60, हाँ, √3/2 की 1/2, 1/2, तो 1/2 होता है वो, 1/2, 1/2, 2 और 2 क्या हो गया, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रेज टू हाफ, बराबर। ऑप्शन डी बी क्या, ओके बराबर है। अब वेट 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 वेट, फिर सबका ध्यान यहाँ पे, ऑफ कोर्स देयर आर ट्रिक्स हियर आल्सो। ए बार प्लस बी बार मतलब रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट मतलब रेज टू हाफ, तो रेज टू हाफ दिखना चाहिए था, ऑप्शन बी छोड़ के 3 आ सकते हैं, आ रहा है क्या। उसके बाद तुम क्या लिखते हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब जो तीसरा टर्म है जिसमें ए बी साथ में है, ए बी साथ में है ना, ए बी साथ में है ना, और ए बी साथ में है ना, है कि नहीं, राइट। तो 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस, और वो कॉस की वैल्यू के लिए दूसरा कंडीशन दिया हुआ है ये। अब ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में प्रोसेस हो रहा है आपके, ए बी साइन थीटा इक्वल टू √ab कॉस थीटा, ए बी गया, साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू √3, मतलब थीटा इक्वल टू 60, थीटा 60 आ गया। वापस आ जाओ इस इक्वेशन पे जो आपके दिमाग में है, पेपर पे अभी तक नहीं लाया क्योंकि वो पेपर पे लिखना भी नहीं, टाइम जाता है। व्हाट इज कॉस ऑफ 60, 1/2 कॉस 60 साइन 30, cos 60 sin 30 मतलब 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो तीसरे टर्म में सिर्फ क्या आया, ए बी आया, ए बी, तो ऑप्शन क्या आया फिर, डी, खत्म, डन, डायरेक्ट।
सो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देर इज समथिंग कॉल्ड एज लामीज थ्योरम, वो भी आपके स्टेट बोर्ड में नहीं है, वो आपको ओनली स्पेसिफिकली फॉर JEE एंड नीट लगता है, लामीज थ्योरम। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू विल नीड टू नो व्हाट इज लामीज थ्योरम। इसके लिए ध्यान दो। आई होप, आई अज्यूम हो गया सबका लिख के? यस। So to solve this question number 34, we need to know something called as Lami's theorem. अभी लामीज थ्योरम क्या होता है, ये बहुत पर्टिकुलर केस है दैट यू शुड नो। हमारे पास 3 वेक्टर्स होने चाहिए, 3 वेक्टर्स, और ये जो 3 वेक्टर्स है ना, ये 3 वेक्टर्स के ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन है, 2 स्पेसिफिक कंडीशन है, एक भी नहीं 2 है। नंबर 1, these 3 वेक्टर्स, लेट अस गिव इट सम नेम P, Q एंड R। ये जो 3 वेक्टर है दे शुड बी कोप्लेनर। व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर? इन द सेम प्लेन। These 3 शुड बी इन द सेम प्लेन। तो तीनों के तीनों XY प्लेन में, या तीनों के तीनों YZ प्लेन में, या तीनों के तीनों XZ प्लेन में। नंबर 2, they should be concurrent. You know what is the meaning of concurrent? Concurrent मतलब they should either start from same point or they should end at the same point. मतलब तीनों का टेल या तीनों का हेड एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। सो जब आपके पास ऐसे 3 वेक्टर्स हो विच आर कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट, कोप्लेनर एंड, तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि वहीं पे अप्लाई होगा थ्योरम, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते। सो P बार, Q बार एंड R बार आर कोप्लेनर, मतलब दे आर इन द सेम प्लेन, एंड दे आर कॉन्करेंट मतलब दे आर ईदर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट और एंडिंग एट द सेम पॉइंट। तो टेल या हेड एक ही पॉइंट पे होगा। ऐसे केस में फॉर एग्जाम्पल ये P वेक्टर है, P को अपोजिट वाला एंगल θ1 है, ये Q वेक्टर है, इसको अपोजिट वाला एंगल क्या है θ2, और R को अपोजिट कौन है θ3। तो ऐसे केस में लामीज थ्योरम आपको ये बताता है P अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, कौन था θ1, इक्वल्स टू Q अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, कौन है θ2, इक्वल्स टू R अपॉन साइन ऑफ θ3। बस ये लामीज थ्योरम, डन। तो P बाय साइन θ1, P बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू Q बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू R अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल। कौन सा थ्योरम है ये? क्या कंडीशन थी? कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट। तो यू कैन यूज दिस थ्योरम इफ एंड ओनली इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट। अब देखो क्या बोला है, P, Q and R are 3 coplanar forces, है ना कोप्लेनर? यस। एक्टिंग एट अ पॉइंट मतलब दे आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, मतलब दे आर आल्सो कॉन्करेंट। तो लामीज थ्योरम लगेगा क्या? यस। एंड आर इन इक्विलिब्रियम। गिवन P की वैल्यू दी है 1.931 kgWt। अब ये kgWt क्या है बताता हूँ मैं आपको बाद में, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। किलोग्राम वेट बोलते हैं उसको। साइन θ1 की वैल्यू कितनी है? 0.9659। तो साइन θ1 की वैल्यू दे दी आपको, देन द वैल्यू ऑफ R इज, R की वैल्यू पूछी है, तो कहना है राइट डाउन P बाय साइन θ1 इक्वल्स टू Q बाय साइन θ2 इक्वल्स टू R बाय साइन व्हाट θ3। यस सही है, लेकिन θ3 की वैल्यू कितनी दी है? 150। अब आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? R वैल्यू किसकी है? P, और किसकी है? मतलब मुझे ये तो लगने ही वाला है क्योंकि वैल्यू इसकी दी हुई है, और क्या फाइंड करना है? R। तो एक काम करो, ये जो 3 टर्म्स थे ना, 3 टर्म्स, इन तीनों में से जो बीच का टर्म है इसको छोड़ दो, क्योंकि इसका हमको वैसे भी इंफॉर्मेशन था नहीं, छोड़ दिया। क्या चाहिए तुमको? R। व्हाट इज R? P बाय साइन θ1 इंटू साइन θ3 बराबर। P की वैल्यू कितनी है? 1.9318। साइन θ1 कितना दिया हुआ है? 0.9659। और साइन θ3 की वैल्यू कितनी है? 150। कितनी है? 150। यू नो 0.9659 का डबल पता है कितना होता है? 1.9318। ये 2 हो गया।
You know how to find out sine of 150? I told you other day, last lecture. साइन ऑफ 90 प्लस 60 भी कर सकते हो, साइन ऑफ 180 माइनस 30 भी कर सकते हो, योर चॉइस. पाई बाई टू प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा. 90 लिखा तो ये कौन है? पाई बाई टू है, पाई बाई टू है प्लस थीटा. अगर अगर मैं साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस लिख रहा हूँ पाई बाई टू, तो साइन का कौन बनता है? कॉस. और ये थीटा कितना आ गया? 60. और साइन ओरिजिनल फंक्शन कौन था? साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नहीं? तो कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव लिखोगे कि नहीं? व्हाट इज कॉस ऑफ 60? तो आंसर क्या आ गया? तो वैल्यू ऑफ आर इज 1. ऑप्शन नंबर सी. गुड. अब सही है. सिर्फ ये KGWT मतलब क्या समझ लो, थोड़ा अभी ध्यान देना, इधर थोड़ा थोड़ा फिजिक्स आएगा. अब हमने अब तक 4 सिस्टम ऑफ यूनिट सीखे थे क्या? CGS, MKS, FPS और SI. वेरी गुड. लेकिन जब तुम वेट की बात करते हो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं. एक को बोलते हो प्रैक्टिकल यूनिट्स, एक को बोलते हो लैबोरेटरी यूनिट्स. प्रैक्टिकल यूनिट्स एंड यू नो फोर्स को हम लोग SI सिस्टम में मेजर करते हैं. किसमें? न्यूटन. किसमें? अच्छा. और वेट क्या होता है? फोर्स. और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला वेट इज फोर्स. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? MA. सिर्फ A की जगह पे G लिख दिया, mg, वो बन गया वेट. तो वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? व्हाट इज योर वेट? 60. चलो 60, 65, 70. तुमने मुझे वेट बताया नहीं, तुमने मास बताया, क्योंकि तुमने बोला मेरा वेट 60 है. नहीं, वो हमारा मास 60 है. इंटू जी करना पड़ेगा. इंटू क्या करना पड़ेगा? जी की वैल्यू कितनी है? 9.8. 9. फिलहाल 10 मान लो. कितना मान लिया? तो तुम्हारा वेट पता है कितना है? 600 न्यूटन. 60 इंटू 10. मास इज 60, जी की वैल्यू 10 है, तो 600 न्यूटन है. लेकिन हम बोलते क्या है? 60. मतलब बेसिकली जब तुम वेट बताते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, इसलिए मैंने बोला प्रैक्टिकल यूनिट्स एंड लैबोरेटरी यूनिट्स. लैबोरेटरी यूनिट्स में न्यूटन में मेजर होता है सब कुछ. प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, हम सिर्फ मास बता देते हैं और बोलते हैं वेट है हमारा, है ना? बराबर, करेक्ट. तो जब तुम जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते हो तो आगे केजी के आगे WT लिखते हो. क्या लिखते हो? तो लिखा है क्या? देखो, किलोग्राम वेट. मतलब ये आपको बता रहे हैं कि मैंने जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया ही नहीं है. बराबर. तो हम लोग जब मार्केट में जाते हैं ना, सब्जी लेने, फ्रूट्स लेने, शक्कर लेने, तो वहां पर जाके यही बोलते हो ना, 2 किलोग्राम शक्कर दे दो. बराबर. तो वहां पे किलोग्राम का मतलब क्या है? किलोग्राम वेट. किलोग्राम एक्चुअली अगर तुम न्यूटन में यूज करते तो तुम बोलते 2 इंटू 10, 20 न्यूटन. क्या उनको समझ में आता क्या? हाँ. तो प्रैक्टिकल लाइफ में ना न्यूटन किसी को नहीं समझ में आता. समझ में क्या आता है? वेट. तो किलोग्राम वेट. तो किलोग्राम वेट में तुम जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो क्या? नहीं. तो जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई किए बिना जो वेट का यूनिट है वो कौन है? KGWT. और अगर कर लिया तो कौन है? न्यूटन. कौन है? समझा यहाँ तक? गुड. तो आंसर तो 1 ही है वैसे. तो दैट्स इट फॉर टुडे.